नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम कहानी जो पढ़ेंगे वो हमारी रहेगी गैग्रीन यानी रोज। गैग्रीन को अन्य नाम से किससे जानते हैं? रोज। किसकी कहानी है? आगे की। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या है? प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1990। जो गैग्रीन जो नाम है, इसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? गैग्रीन मतलब होता है कि शरीर का किसी हिस्से में ऊतकों का मर जाना, यानी कोई ऊतक जो है काम नहीं कर रहा शरीर के अंदर, तो ये गैग्रीन शब्द का अर्थ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो नायक है वो कौन है? महेश्वर। इसमें जो नायक है, नायक का नाम नहीं दिया गया है, नायिका है जो मालती हैं, और एक पात्र है महेश्वर, दूसरा लेखक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अप्रत्य, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंप और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई, यानी फिर पहले जैसी हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। कौन? लेखक। उसके बाद भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है? अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कौन? महेश्वर। महेश्वर कौन है? मालती के पति। कब के गए हुए हैं, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। उसके बाद मैं हूं कर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैं आपत्ति करते हुए कहा, यानी लेखक ने आपत्ति करते हुए कहा कि रहने दो, मुझे दे दो, मैं खुद कर लूँगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी। बोली, वह चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में आए हैं यहाँ तो। मैंने कहा अच्छा लाओ, मुझे दे दो, मैं खुद पंखा कर लूँगा। शायद ना करने वाली थी, पर दूसरे कमरे से शिशु की रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मालती का जो बच्चा था उसका नाम था टीटी। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, ये क्या है? यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है? मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है। क्या है? लेखक की दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध साख्य का ही रहा। हम बचपन से इकट्ठे खेले और इकट्ठे लड़े और पीटे। हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठी ही हुई थी, और हमारे व्यवहार में सदा साख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही, यानी मित्रता की। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इस पूर्व देखा था तब वह एक लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा। यदि आया होगा तो क्या? मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषताएं मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका क्या नाम है? फिर
मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं है, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआसा सा होकर कहने लगा, हूँ। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन असाकमिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई। अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बध और स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए, इस तरह का मौन था मालती के अंदर। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। उसके बाद यह हूँ प्रश्नसूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात नहीं सुनी थी, केवल विस्मय के कारण। इसीलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर मुख होते हुए उसने अपनी आंखें जो थी नीची कर लीं। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंत्र को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर विस्मृत में मानो मर गया है। उसने उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राय बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। उसके बाद तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह नहीं हिली। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उसकी नौकरी के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का सुरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते और 1:30-2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। उनका जीवन बिल्कुल एक निर्दिष्ट डर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसीलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में सुस्त
ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वहाँ पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसीलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। ऐसी मानसिकता देखो। महेश्वर जो थे खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का क्या ही मजा आएगा, ऐसे बेवक्त खाना खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो अच्छा लगता है, भूख और भी बड़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए या कोई नई बात नहीं है, ये ऐसा तो रोज ही होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुई, बच्चा रो रहा था पर उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, ना महेश्वर ना मालती। मैंने कहा, यार रोता क्यों है? तो मालती चिड़चिड़ी सी बोली, ऐसा ही हो गया है, ये चिड़चिड़ा सा हमेशा ऐसा ही रहता है। फिर बच्चे को डांटकर चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में वहाँ चले गए। मालती किवाड़ बंद कराई और मेरे पास बैठने लगी। मैंने कहा, आप जाके खाना खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। तो वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने का कौन सी बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के एकाएक में चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप को एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही थी कि 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। उसके बाद थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था या नहीं? सब कुछ तो हम ही खा गए। तो मालती कहती, बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। यही रौब तो ना जमाव की बहुत कुछ था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं है, कोई आता जाता तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं। जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है, यानी वही अभी चल रही है। उसके बाद मैंने पूछा, कोई नौकर नहीं है? कोई ठीक मिला है? नहीं। मालती कहती है, शायद 1-2 दिन में मिल जाए। बर्तन भी तुम्हें मांजती हो और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? तो बोली, आज पानी नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? उसके बाद, क्यों, पानी को क्या हुआ? लेखक कहते हैं कि पानी को क्या हुआ, रोज ही ऐसा होता है, कभी वक्त पर तो नहीं आता। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजे जाएंगे। उसके बाद, लेखक कहता है, चलो तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई। लेकिन कहते हुए मन ही मन में सोचने लगा कि अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिए लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं, और वह बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? 1-2 दिन तो रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। लेखक कहता है, मेरा जाना जरूरी है तो मैं कल ही चला जाऊंगा।
मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ मैं आया हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ बात करने के लिए बैठी है और मैं अपनी नोटबुक पढ़ रहा हूँ। पर बात की क्या जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि घर पर जो छाया घिरी हुई है वहाँ अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो गया जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यह कहकर मालती थोड़ा हंस दी। वहाँ हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या है? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर तुम्हें कुछ जरूर कुछ पुस्तकें भिजवा दूंगा या भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। तभी मालती थोड़ी देर बाद फिर से पूछी, यहाँ कैसे आए हो? लारी में या पैदल? इतनी दूर? लारी में। तो लेखक कहते हैं, नहीं पैदल। इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा था सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूं। उसके बाद, अच्छा किया यहाँ तो, बस कहकर मालती चुप हो गई। फिर बोली, तब तुम थके होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल थका नहीं हूँ, रहने दो। थके नहीं भला? थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि यह कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को अपने साथ लेकर। मैं लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों की घिसने की आवाज, खन-खन ध्वनि मिलकर एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँघने लगा। तभी एकाएक वह एक स्वर टूटा, मौन हो गया, जिससे मेरी निद्रा भी, यहाँ पे निद्रा होना चाहिए, निद्रा भी टूट गई और मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। यानी 4 बजे की घंटी बज रही थी और मालती रुकी। वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी। अगली बार उग्र रूप में मैंने सुना, मालती बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूत, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर से कह रही हो, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, वैसे ही जैसे मोटर का मीटर यत्रवंत फासला नापता जाता है और यत्रवंत विश्रांत स्वर में कहता है कि किससे मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, ना जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब छा कभी के बज चुके थे। जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ बिस्तर लिए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया, पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते महेश्वर पूछा, आपने बड़ी देर कर दी। तभी उन्होंने किंचित गलन से भरे स्वर से कहा, हाँ, आज वहाँ गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कराया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? यानी जो गैंग्रीन बीमारी है वो कैसे हो गई? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास से मिलते हैं। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे तीसरे दिन केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से सुन रही थी, अब आ गई। बोली,
हाँ, केस बनते देर क्या लगती है, कांटा चुभता पर इसी टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है। हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम अच्छा अभ्यास है। उसके बाद महेश्वर हंसकर बोले, ना काटें तो उसकी जान गंवाएं। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटों के चुभने से कोई मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसा ही होते हैं, ऐसे ही डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर मुझे नींद नहीं आया करती थी अगर ये बात सुन लेती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल से टिप टिप की आवाज आई तो मालती ने कहा पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना कि बर्तन धोए जाने लगे हैं। महेश्वर टीटी की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उसने छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वहां मचलने और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है। तो होने के तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यहाँ लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइया ले आएंगे। फिर कुछ रुककर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठवाकर निकलवा दिए। अब तीनों महेश्वर, टीटी और मैं 2 पलंगों पर बैठे गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया, किंतु बीच बीच में जैसे कोई एकाएक भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता हो। कौन? टीटी। और फिर एकदम चुप हो जाता है, और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक ओर से रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा कि थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ हैं? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। तभी मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलते चलते संध्या के उस क्षण प्रकाश के उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी हुई और उसे पढ़ती रही। ये लेखक जो था उसे देख रहा था। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, कुछ दिनों की बात थी, यानी पिछले स्कूलों की जो बात थी वो उसे याद आई कि जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारा सबसे सुख और सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ कर खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती तब मैं खिन्न मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता उससे तंग थे। ये बात जो है पूछी गई थी एग्जाम में। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और उससे कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूंगा कि इसे समाप्त कर चुकी हो या नहीं, तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। लेकिन फिर क्या होता है कि मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़कर फेंक देती थी।
जितना काम दिया गया था वो करती नहीं थी, बल्कि वो 20 पेज फाड़कर फेंक देती थी। अपने खेल में किसी भांति फर्क ना पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उदंत स्वर से बोली, किताब मैंने फाड़कर फेंक दी और मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उदंत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है ये? उसके बाद तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। उसके बाद पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी के कर्तव्य भावना बहुत ही विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे हाथ से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी, और हम दोनों चुपचाप रात्रि के और भोजन की और एक दूसरे के कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा जो थे वो करने लगे। उसके बाद हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया, परंतु लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप थके होंगे, सो जाइए। वाह बोले, थके तो आप भी होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं जो था कि चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती जो थी भोजन कर रही थी। 10:30 बजे मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में, नहीं लीन हुई, धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्रम था। उसके बाद मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्गंधता से छलक रही थी, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्योगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशु ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रही हैं। उसके बाद पर यह सब मैंने देखा अकेले। मैंने महेश्वर ऊग रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है, और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर जता रही कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियति गति से बहा जा रहा था और चंद्रमा की चंद्रिका के लिए एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, जिस आलस जिज्ञासा में मैंने टीटी की ओर देखा
और एकाएक मानो किसी सैब बोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैं उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे को। यहाँ मानो एक क्षण में एक ही क्रिया की गति हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, उसके चोटें लगी ही रहती हैं, रोज ही गिरता पड़ता है। ऐसा मालती ने कहा। एक छोटे से क्षण भर के लिए मैं स्तंभ हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन न भीतर ही बाहर एक शब्द ही निकाला। वह भी एक शब्द निकाला, माँ, युवती माँ। वाह, तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यहाँ अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में धुन की तरह लग गई और उसका इतना अभिन्न अंग हो गया कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई। महेश्वर फिर लेट कर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया। तभी कभी एक आध सिसकी उसके पूरे छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी सारी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति ऊपर उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के प्रकंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। तो ये थी हमारी कहानी गैंग्रीन। तो आज के सत्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।